हर रोज 8 से 10 घंटे की कट। किसकी कमी से? डीएचबीवीएन और इसकी बुल फाइट से, बिल्डर की बुल फाइट से। वो कहता तू पैसे दे, वो कहता नहीं तूने पैसे ले रखे हैं ईडीसी में, तू काम कर। मतलब आपस में लोग जब प्रदर्शन करते थे या प्रदर्शन लेके जाते थे, वो उधर भेज देता था, वो उधर भेज देता था। सांसद जी के पास भी गए कि भाई कुछ समस्या का समाधान कराओ, कुछ कराओ, जल्दी कराओ, ये समस्या हो रही है। और अब तो सांसद जी अपना फ्लैट भी बेच रहे हैं वहाँ पर। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उनके फ्लैट के भी तो दाम बढ़ेंगे। कौन सा फ्लैट? सांसद जी अच्छा। अनफॉर्चुनेटली जो वो फ्लैट बेचते हैं वो लाइसेंस बीपीटीपी का है। कैसे? लाइसेंस बीपीटीपी का, मतलब मालिक बीपीटीपी है, बीपीटीपी ने दिल्ली के सांसद है है जी? दिल्ली के सांसद नहीं, नाम क्या है? किशन पाल गुर्जर जी हमारे सांसद में, हमारे सांसद अपनी सांसद आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है? आप कोई एविडेंस लेकर आए हो? मैं आपकी पूरी बात कर रहा हूँ। तो डीएचबीवीएन में कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम है, जो कि छोटे छोटे से केसेस देखता है। किसी का मीटर ख़राब हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा बिल आ गया, तो वो ठीक कराने के लिए एक कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम आया। तो पिछले साल मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे श्री संजीव चोपड़ा जी चेयरपर्सन आ गए हैं, जिनकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पर एससी भी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वो ये जुडिशियल फॉरम में आ गए हैं और उसके चेयरमैन है, 3 बॉडी मेंबर है ये। देन आई फाइल्ड ए केस बिफोर ऑनरेबल CGRF, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम, डीएचबीवीएन का ही है वो, बट इट इज मेड अंडर HERC। HERC इज हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो जो पावर्स HERC के पास है वो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम के पास भी है, थोड़ी सी कम है, बहुत थोड़ी सी। देन आई फाइल्ड ए केस कि सर ऐसे ऐसे हमने पैसा दिया हुआ है और वी आर स्टिल फाइटिंग और स्ट्रगलिंग फॉर द अप्रोप्रिएट बिजली। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आएँ। डीएचबीवीएन को नोटिस भेजा गया। डीएचबीवीएन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए बीपीटीपी को साहब बोला ये उनकी प्रॉब्लम है जी, आप हमें छोड़ो, उसको पार्टी बना दो। चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा कह रहे हो, बट पार्टी तो आप बने रहोगे, हम आपका पल्ला नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, पार्टी तो आप बने रहोगे। उसको बीपीटीपी को भी पार्टी बना दिया गया। तो थोड़ा सा केस चलता रहा, प्लीडिंग्स होती रही, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। देन आई फाइल्ड द काउंटर रिप्लाई। सो जो कोर्ट में होता है, काउंटर रिप्लाईज करने के बाद, और देयर हैड बीन ए एब्सोल्यूट नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम डीएचबीवीएन ड्यूरिंग दिस केस, की रिपोर्ट ही अपनी सबमिट नहीं करते थे वो। उधर से बीपीटीपी भी आ गया, बीपीटीपी ने भी एक अपना बड़ा काउंसिल उसमें खड़ा कर दिया, वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स। आखिर में चेयरमैन साहब को गुस्सा आया तो उन्होंने दोनों को धमकाया कि देखो जी ऐसा है, यदि आप जवाब नहीं दोगे तो मैं अब आपको एक्स पार्टी फैसला ले लूँगा। तब घबराए ये, तब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कि हाँ जी जो ये कह रहे हैं कंप्लेंट में अपनी, वो बात बिल्कुल ठीक है कि इतने कनेक्शंस हैं और इतने लोग रह रहे हैं, हमने फील्ड वो किया है, सर्वे किया है। फिर बीपीटीपी को भी जवाब देना पड़ा, अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ। तो आखिर में ये फैसला आया है जो कि CGRF, ऑनरेबल CGRF ने दिया है। 29 तारीख का साइंड है, बट आई हैव रिसीव्ड इट ऑन 2 दिसंबर। बेसिकली इसमें ये है केस नंबर, बता दूं मैं आपको, केस नंबर है CGRF 3286। अच्छा ब्रीफिंग में दे रखा है कि अच्छा बीपीटीपी ने ये तो मान लिया कि हाँ जी पैसा ले रखा है मैंने, मगर कितना पैसा मैंने ले लिया है ये उसने रिवील नहीं किया अपने प्रोसीडिंग्स में, प्लीडिंग्स में। तो ये डायरेक्शन दिए हैं कि जो बीपीटीपी है या कंट्री वाइड है, कि लाइसेंस इसके कंट्री वाइड प्रमोटर्स के नाम पर है, बेचता बीपीटीपी है। 30 दिन के अंदर कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है उसने, वो ऑडिट रिपोर्ट देगा
सभी RWS के साथ साझा करेगा और साथ में वो DHBBN को भी देगा। इस दौरान 15 दिन के अंदर DHBBN उसको नोटिस देगा और ये बताएगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के लिए, जो प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने पैसे लगेंगे, कितना क्या क्या लगेगा, सारा का सारा वो नोटिस बना के भेजेगा उसको BPTP को। इन टर्न BPTP 45 दिन में ये पैसा DHBBN को जमा कराएगा और उसके बाद वो काम शुरू करेंगे और हमें कनेक्शंस, जो प्लान्ड कनेक्शंस हैं, वो दिए जाएंगे। खैर वो कब होगा कब नहीं होगा वो फिर सरकारी विषय आ जाता है, उसके लिए भी लड़ेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो ये BPTP के कंज्यूमर्स हैं उसमें एक उसकी मेंटेनेंस एजेंसीज है जो सोसाइटीज़ को मेंटेन करने के लिए होती हैं, BPMS प्राइवेट लिमिटेड। तो वो BPMS प्राइवेट लिमिटेड जो है बिजली के बिल्स रेज करती है। तो इस ऑर्डर में ये भी है कि बिजली के बिल्स BPMS प्राइवेट लिमिटेड रेज नहीं कर सकती, इंस्टेड, क्योंकि 2 ही एजेंसीज हैं जो कि 3 ही एजेंसीज हैं जो कि बिल बना सकती है बिजली से रिलेटेड, नॉट मेंटेनेंस। वो है RWS, वो तभी होगा जब वो अपने हाथ में लेंगे मेंटेनेंस को, बिजली की मेंटेनेंस को, और या फिर कॉलोनाइजर, डेवलपर, या फिर DHBBN खुद। ये 3 एजेंसीज ही बना सकती हैं। ये HERC का रेगुलेशन है, तो उन्होंने उसी को इंटरप्रेट करके कह दिया कि अब से BPMS 45 दिन में अपने सारे सिस्टम चेंज कर ले और बिजली के बिल जो रेज करे और जो कलेक्ट करे पैसा बिजली का DHBBN को देने के लिए, या तो RWO को दिया नहीं जा सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं वहाँ पर, तो या तो DHBBN को दे ये काम करने के लिए, या फिर वो डेवलपर खुद करे। तो ये ऑर्डर है। और अमाउंट जो है वो प्लीडिंग्स का पार्ट है, कितना अमाउंट उसने कलेक्ट किया हुआ है बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो है 775 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। और जो टोटल एरिया BPTP ने 2012 तक बेच दिया था वो है 22.86 लाख स्क्वायर यार्ड, 22,86,000 स्क्वायर यार्ड। हम यदि इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट को, ये करीब करीब 175 करोड़ रुपए बनता है, 175 करोड़ रुपीस। 2012 से या 13 से 2012 से रादर 175 करोड़ रुपए डेवलपर जेब में लेके बैठा हुआ है और DHBBN को मालूम नहीं है। इस दौरान जब एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, इस दौरान जब हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर प्रेशर, बिजली के से रिलेटेड ही, गुड़गांव में भी ये समस्या है, ये नहीं कि यहीं भी समस्या है, गुड़गांव में भी ये समस्या है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो अभी भी है, बिल्डर्स ने किया हुआ है सरकार के ऊपर कि भाई हमें पैसे नहीं देने बिजली को वो करने के लिए, ये तो EDC के अंदर है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई हमें कुछ नहीं पता कौन है ये, तुम आपस में लड़ते रहो कि किसने देने थे किसने नहीं देने थे, आप लोगों को ये सुविधाएं देनी शुरू करें। तो जो मेरी जानकारी है, उस टाइम DHBBN के चेयरमैन थे श्री शत्रुजीत जी कपूर, जो आज DGP हैं विजिलेंस के, वो यहाँ CP भी रह चुके हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। सो उन्होंने डंडा घुमाया था डेवलपर्स के ऊपर कि भैया पैसे आप जमा कराओ, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा। तो ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा इतने बेबस हैं कि वो इनसे पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोगों के ज़रिए मैं ये चाहता हूँ कि ये बात, और ये मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में है बिजली देना, कि ये फैसले का जो सूचना है वो मुख्यमंत्री जी के पास जाए। मुख्यमंत्री जो गिड़गिड़ा रहे हैं बिल्डरों के सामने पैसा देने के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के लिए, अब गर्दन पकड़ें और ये पैसा निकलवा लें। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, कोशिश मैं भी करूंगा ये पहुंचाने की। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये और इसकी आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड
वेयर प्रॉब्लम लाइज। इसके अलावा एक मेरे पास आरटीआई है, सिर्फ बिजली से संबंधित ही। ये है जी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आज HSVP के नाम से बोला जाता है, 27/7/2011 की, जो ये कहती है कि सेक्टर 66 टू सेक्टर 91, क्योंकि ये जो प्लान है, मास्टर प्लान जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान है, ये 1991 में बना था। तो उसको 20 साल का प्लान होता है, 2011 AD बोलते हैं उसको। फिर आ गया 2021 AD, फिर आ गया 2031 AD। तो ये जो 2011 का प्लान है, मास्टर प्लान, इसकी अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। अभी तक हम 21 खत्म हो गया, 11 वाला अभी लगाया नहीं सर। ये सारा का सारा प्लान जो हमारा है, ये सेक्टर 66 टू 91 वाला जो मास्टर प्लान है, ये 2011 तक का प्लान है। इसमें जो हुडा ने एक्चुअली टाउन एंड कंट्री प्लान करता है, वो कॉस्टिंग करता है और पैसे इकट्ठे करता है हुडा, क्योंकि सर्विसेज सारी की सारी हुडा ने ले करनी होती है। हुडा दो तरीके से प्ले करता है मार्केट में, एक तो डेवलपर खुद जैसे प्लॉट बेचता है, और एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है। क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट है तो वो टेंडर बाहर नहीं देते, वो अपने डिपार्टमेंट को दे देते हैं। 496.62 करोड़ रुपीस हुडा ने सेक्टर 66 टू 91 के लिए इकट्ठे किए हुए हैं। ये आरटीआई का जवाब है 27/7/2011 का। सरकार भी जेब में लेके बैठी हुई है इतने पैसे, और ये 200 करोड़ रुपए ऊपर से। 200 करोड़ रुपया सरकार लेकर बैठी। नहीं, सरकार तो 496.62 करोड़, 496.62 करोड़, टोटल 700 करोड़ रुपए 700 करोड़ और 200 करोड़ रुपए डेवलपर लेके बैठा हुआ है। 200 करोड़ तो मैं आपको उस एरिया के बता रहा हूँ जिसके लाइसेंस से 2012 तक। उसके बाद तो BPTP ने कई और भी लाइसेंस ले लिए। वो लाइसेंस तो लाइसेंस है सर, रिक्वायरमेंट्स तो हर लाइसेंस की अलग अलग है। तो ये कंपाइल करके एक ये डेटा उन्होंने दिया हुआ है मेरे को, 496.62 करोड़, जिसमें जो लोड रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की वो थी 154.60 मेगावाट, और जो इन सेक्टर्स के बीच में 66 टू 91 के जो बीच में जो टोटल अभी तक जो सप्लाई चल रही होगी, मैं ये समझता हूँ कि वो 50 मेगावाट से ऊपर की नहीं चल रही है, 150 भी नहीं होगी। 2 मेगावाट तो वही है जो मैंने आपको बताया, जो कनेक्शन BPTP ने लिया था। उसके अलावा 75-76 में 1-2 मेगावाट का लिया हुआ है, 4 वो हो गए, 4 मेगावाट हो गए जो BPTP के पास है। हैं? 2 5 का इसका है ना, सर नहीं, 5 मेगावाट सैंक्शन कराया था, मगर रिलीज कराया था 2 मेगावाट। 5 मेगावाट जो 2011 में कनेक्शन सैंक्शन कराया था, वो 5 मेगावाट का वो था 119.58 मेगावाट, 119.58 मेगावाट, और उसमें से रिलीज कराया सिर्फ 2 मेगावाट, क्योंकि बाकी रिलीज कराने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो पैसे नहीं दिए उसने, ना दिए ना इन्होंने मांगे। अब मेरी भी समस्या क्या है कि अभी तक तो DHBVN का जो भी इनके साथ अंदर घालमेल चल रहा था, बाहर बुल फाइट चल रही थी मेरे सामने, कंज्यूमर्स के सामने या हाई कोर्ट के सामने। बाहर बुल फाइट है, अंदर दोस्ती है। लेकिन DHBVN को अभी तक ये नहीं पता था कि BPTP पैसे भी लेके बैठा हुआ है। तो अभी हिस्सा जो मेरा डर है, अभी तो हिस्सा कम चल रहा होगा। अब जब ये पता चल गया है DHBVN को कि 200 करोड़ लेके बैठा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा पाएगी DHBVN। मुझे शक है, और मेरे शक की वजह भी है, क्योंकि ये मेरी जो कंप्लेंट है ये 2018 की मैंने SC को दी थी, 2018 में SC को दी थी, तब ये CGRA फॉर्म नहीं होता था। वो तब से लेके बैठे हुए हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इस केस में लगाए हैं वो 2018 से उनके पास है। तो या तो स्क्रूटनी करके वो शांत बैठे हुए थे उस पर। ये तो जब जैसे चेयरमैन साहब आए यहाँ पर, संजीव
चोपड़ा जी, तब मैंने ये फाइल किया इनके पास। आई न्यू इट कि ये तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम करेंगे, विच ही डिड। अब आप जान लें कि अब क्या हो जाएगा। जी, जो नहर पार मतलब जब हम लोग जाते हैं, रात में फोन आता है कि हमारी पूरी कॉलोनी में बिजली नहीं है, हमारा कनेक्शन काट दिया, पूरी सोसाइटी अंधेरे में आ गई है, हम लोग पूर्णमासी में कैंडल लाइट वहाँ जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया पर लगातार खबरें आती हैं, मीडिया कर्मियों ट्रू और तमाम लोग, तो उसकी वजह भी यही है सर। किसकी वजह? ये जो अंधकार में है सर, ऐसा है, सरकार के पास एडिक्वेट बिजली है सप्लाई करने के लिए जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। सरकार के पास बिजली जो है एडिक्वेट सप्लाई में है, उसकी प्रोडक्शन एडिक्वेट है। जो फीडर 13 सेक्टर में लगा हुआ है वो 24 आवर्स का फीडर है। लेट मी इन्फॉर्म यू, 24 आवर्स का फीडर है वो। और सप्लाई कितनी आती है, स्पेशली इन समर टाइम, आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक आप ये देखेंगे कि ऑन एन एवरेज जो आप पावर आउटेजेस का घंटा लगा के देंगे वो 5 घंटे मिलेगा। ऑन ए डेली बेसिस एवरेज जो आएगा वो 5 घंटे से कम नहीं आएगा। अब ये डीएचबीबीएन अपनी लापरवाही की वजह से नुकसान किसका करवा रहे हैं? डीएचबीबीएन का, सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए। सप्लाई क्योंकि 24 घंटे की है, प्रोडक्शन पूरी है, सप्लाई देने की प्रोसेस नहीं है उनके पास, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे दें? तो जो जिससे बाकी के 15 घंटे 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, 19 घंटे, उसी से 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। सर, ऐसा है कि क्योंकि लोड कम रिलीज हुआ है, और जब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो वो कटने शुरू हो जाते हैं, तारें जो हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो उनको रिपेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, 8-10 घंटे लगते हैं। फिर उन 5 घंटों में सोसाइटी अपना जनरेटर चलाती है जी, और उस जनरेटर के माध्यम से जो बिजली की यूनिट 7 रुपया 6 रुपया है, उसका 21 रुपया 22 रुपया चार्ज करती है। हाँ जी, वो भी एक खेल है, ये एक अलग धंधेबाजी, बहुत बड़ा खेल है सर, वो अलग धंधेबाजी है। और टू माय सरप्राइज डीएचबीबीएन को मालूम है कि जेनसेट बैंड है एनसीआर रीजन में 8/10/2020 के बाद, एक्सेप्ट इन सम इमरजेंसी सर्विस, फॉर सम इमरजेंसी सर्विसेज। हॉस्पिटल हो गए, मेट्रो हो गई, और आपका रेलवेज हो गई, और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर लिफ्ट लगी हैं, वहाँ पर भी डीजल का जेनसेट नहीं लग सकता। पीएनजी या गैस सब स्टेशन लगेगा। सरकार खुद एक 220 केवीए का सेक्टर 78 में 220 केवीए का सब स्टेशन लगा रही है, जिसको मार्च 2020 में कंप्लीट हो जाना था काम, और आज भी वो पड़ा हुआ है। जब तक ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, बिजली कैसे आएगी? अभी इस मौसम में कितनी बिजली आ रही है, कितने घंटे मिल रही है? अभी तो चल रही है, अभी कंजम्पशन कम होती है आजकल। एसी नहीं चल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इस मुद्दे को लेकर जो कृष्ण पाल गुर्जर से आप मिले थे, तो वहाँ से कुछ हेल्प मिली आपको? सर, जवाब ही नहीं मिला, हेल्प तो मिलेगी तब ना। कोई जवाब नहीं था उनके पास इस बात का? कोई आगे आपने कुछ प्रोसेस किया हो, सीएम से मिले हो? सीएम से नहीं, कोई मुलाकात नहीं? कोर्ट में लड़ाई चली रही थी। उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम डीएचबीबीएन के अधिकारियों से नहीं मिल रहा था, मैं वो उनसे। आप करें, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कोर्ट में कोई तो आदेश आया होगा? आ गया है सर, आदेश का कॉपी आपको हमने भेज दिया, वैसे ब्रीफिंग में भेज दिया। और पता चला कि इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है। देखिए मैम, जब आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप ये ढूंढते हैं कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है, इसका बेसिक ओरिजिन क्या है। जब आप ढूंढते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाएं या डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करें, और जब आप बड़े फ्रिक्वेंटली अधिकारियों से मिलते हैं, तो अधिकारी कभी कभी इमोशंस में बता देते हैं कि समस्या कहाँ है। तो वहीं से, और मैं नहर पार के लिए थोड़ा सा 2011-12 से ही इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खाली बिजली ही नहीं है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है, हमारे पास स्टॉर्म वाटर की ड्रेनेज भी नहीं है, हमारे पास सीवर नहीं है बिल्कुल भी।
ह्यूमन वेस्ट आज भी ट्रैक्टरों से ही निकाला जा रहा है। जब ये आपको ये सोसाइटियां बनी थी तब आपको सीवर और पानी की सारी सुविधा दी गई? कब दी बताई गई? होंगी आपको? नहीं दी गई बिल्कुल। जब आप नहीं, बताई बताई गई उसी के होंगी। बाद फ्लैट लिए गए होंगे आपने? नहीं, ऐसा होता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने फ्लैट के कौन से कब्जे ले रखे हैं? आपने तो खरीदे हैं ना जी। हाँ जी, तो फिर आप वही तो कह रहे हैं कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो ज़मीन के अंदर है, हाँ। वो हमें नहीं मालूम होता। हमें तो ये दिखा दिया जाता, देखो जी लाइट जल रही है। अब हमें क्या मालूम कि फ्लैट है 3 BHK है, कितना सुंदर है। हाँ जी, हाँ जी। आपको चकाचौंध के वजह से आपने लिए गए ये चकाचौंध, और फिर अंधेरी कोठरी में चकाचौंध और प्रॉमिस भी। कहने का मतलब ये अब है। बिल्डर रिटर्न प्रॉमिस है, वर्बल प्रॉमिस है। अब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो आपने 3 BHK की जो आप है 3 BHK 4 BHK आपको सैंपल फ्लैट तो दिखाए गए होंगे, वहाँ पे तो आपने देखा होगा फायर की सेफ्टी है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, या आपने सस्ते दामों के चक्कर में अपने फ्लैट लिए हैं? बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मकान में घुसा था, पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में मुश्किल से 200 फैमिली रहती थी, आज 35,000 रहती हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद रहा होगा, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों को दे दिया होगा, और आज हम फंस गए। अब भेड़ चाल चले में चले नहीं भेड़ चाल नहीं, इसका एक साइकिल है। देखिए नो 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 भेड़ चाल वाली नो 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 बात नो है, नो आपको हो रहे थे। मैं इस बात का जवाब देता हूँ। एक प्रोसेस है जनाब, एक प्रोसेस है। सवाल ले लीजिए। देखिए नहीं, 2 मिनट। एक प्रोसेस है जनाब। आपको फ्लैट दिखाया, आपने ले लिया, उन्होंने वर्बल प्रॉमिस किया कि यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, सीवेज भी, सब कुछ है। फ्लैट बने 400, उसमें सिर्फ 40 आदमी आए, उसमें वो प्रोसेस शुरू हो गई। प्रोसेस शुरू होने के बाद में कई लोगों ने और बुकिंग करा दी। बुकिंग कराने के बाद में आपका EMI शुरू हो गया। आपका EMI शुरू हो गया, आप वहाँ किराया भी दे रहे हैं, यहाँ EMI भी दे रहे हैं। अब आप जब आपको देखेंगे यहाँ 40 लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप में भी एक या लालच कह लीजिए या एक कंपल्शन कह लीजिए, फाइनेंशियल कंपल्शन कह लीजिए, कि आप भी शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि आप डबल प्रेशर नहीं झेलना चाहते। पर वो बिल्डर कहता है कि मैं 6 महीने में करा दूंगा, 8 महीने में करा दूंगा। एक ट्रस्ट की भावना डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। हाँ, सरकार ने आप बिजली की बात करें, बिजली तक ही सीमित रखते हैं, बाकी आपने फ्लैट लेने से पहले बिजली की आपने वो पावर देखी होगी, कहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कहाँ से आ रही है, पहले देखा है या वैसे लिया? चलो ये सवाल का जवाब देखिए, अभी बड़ा दें। टेक्निकल सवाल है ये। एक आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि कहाँ से बिजली आ रही है? ये तो जब समस्याएं आती हैं, जब आदमी घुसता है उसमें समस्याओं को रिड्रेसल के लिए, तब उसको मालूम पड़ता है कि समस्या कहाँ है। ये कोई सवाल किसी और इस समस्या का ओरिजिन क्या है? हाँ, कोई सवाल और ले लीजिए, क्योंकि अब ये तो वाली बात होगी ना कि अब आपको सब स्टेशन में देख के आना चाहिए था कितनी आ रही है नहीं आ रही, कितने एम्प्लॉइज हैं, उनको तनख्वाह जा रही है नहीं जा रही। मतलब को हाथ भी लगाना चाहिए था। कोई सही सवाल एक मिनट सरकार ने लाइसेंस दिया। एक मिनट सवाल कोई और हाँ जी। मीटर तो लगे हुए हैं। मीटर सबके लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर एक कानून है कि यहाँ पर DHBBL या जो भी बिजली का लाइसेंसी है, वो 1 मीटर देता है, वो सोसाइटी के बाहर देता है। उस मीटर से अंदर जाते हैं, वो अपने लगे हुए मीटर। हाँ जी। बिजली काट करके फिर जनरेटर से अपना करके उसको कौन काटता है? बिजली करवा देता होगा या काट देता होगा। नहीं, बिल्डर डेलिबरेटली क्यों करेगा ऐसा? मुझे नहीं लगता कि बिल्डर डेलिबरेटली करेगा। वो तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए काट दिया उसने, कट गया अपने आप। वो तो पीछे से फॉल्ट आया, पूरी लाइन में फॉल्ट आया, और वो पूरी लाइन को रिपेयर होने में 12 घंटे लग गए। देखो, तो बड़ी सरल सी भाषा में जो एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि पैसा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था DHBBN को डेवलप करना था, पैसा देता इसको जो बिल्डर, जो कॉलोनाइजर है, जो सबसे बड़ा कॉलोनाइजर है VPTP, उसको पैसा देता। वो पैसा पब्लिक से लेकर 775 रुपए प्रति गज जो इन्होंने एक अमाउंट निकाला, वो लेकर इनको DHBBN को देना था। DHBBN फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता। अब क्या है, वो जो पैसा बीच में फंस गया, वो बिल्डर ने अपने पास अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई मुझे इनको देना है, ये डेवलप करेंगे, मैंने इनको पैसा नहीं दिया, इनसे तो ले लिया, लेकिन अपनी जेब में रख लिया। वो तो सारा विषय इस बात का है, सारी कहानी इस बात की है कि उसने अपने जेब पे रख लिया, जिसकी वजह से इतने हजारों लाखों लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं कि उनको आज नियमित बिजली नहीं मिल रही है।
और गर्मियों में वो परेशान होते हैं। आज सारा का सारा जितना भी हमारे वर्किंग फोर्स है, अगर हम बोलें कि फरीदाबाद की जो वर्किंग फोर्स है, जो गूगल में जॉब कर रही है, जो एक्सेंचर में जॉब कर रही है, जो IT इंडस्ट्री चला रही है, तो यहाँ से गुड़गांव जाती है रोज सुबह करने के लिए, आज उनको वो एक एक व्यक्ति जो है वो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। एक एक व्यक्ति जो है उसकी रीच जो है वो करोड़ों लोगों तक है। तो वो व्यक्ति को आज आप इस तरह का काम करके, इस तरह का खेल करके, आज आपने उस व्यक्ति को अपंग बना दिया, आपने उस व्यक्ति को आप यू हैव कंप्लीटली मेड हिम हैंडीकैप। वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसके लैपटॉप चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, उसके मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने यूनिट्स का 21-22 रुपए प्रति यूनिट का जो बिल दे रहा है जब जनरेटर चलता है, क्योंकि मजबूरी है उसकी। तो ये सबकी जेब पर डाका डालने का काम हुआ है, सिर्फ इसलिए कि एक जो मेजर कॉलोनाइजर है सर, उस मेजर कॉलोनाइजर ऑलरेडी इन सेवरल ऑर्डर्स प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, he has already declared ourselves a captive customer, a captive customer in thousands of orders. So please, आपका मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, एक नहीं, वेरियस ऑर्डर्स। दूसरा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है, और हाई कोर्ट तो बिल्कुल जो ये मैं बुल फाइट की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट के ऑनरेबल 3 जज बेंच ने बोली है ये जो बेचारे कस्टमर हैं, जो बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैसा कमा के एक मकान खरीदते हैं 35 का, 40 लाख का, 50 लाख का, ये 2 बैलों के बीच में आकर पिस गए हैं। पहले मकान लें, पैसा दें, और उसके बाद 500 रुपए इकट्ठे करके सारे के सारे मेरे पास हर महीने चंडीगढ़ आए। दिस हैज बीन द statement of honorable 3 judge bench, division bench of honorable high court. हाँ जी, तो ये कंज्यूमर राइट का भी वायलेशन है जी। इस मुद्दे को बुरी कौड़ी है, सिर्फ इस 175 करोड़ रुपए की सर्विसेज तक ही जोड़ते हैं, या इसके जो वायलेशन हुआ है कंज्यूमर राइट का 10 साल में, अगर हम देखें इंटरेस्ट कितना हुआ, उसके बरस उन्होंने पर यूनिट कितना पे किया जनरेटर, उसको भी अपने मुद्दे में शामिल है। That is wonderful. I never expected such question. It is very technical, I'll tell you. जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर्म है, उसके पास पैसा दिलाने का कोई पावर नहीं है उसके एक्ट में। उसने तो एक जो प्लान्ड बिजली है वो मुझे दिला सकता है। मैं इसलिए कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर्म के पास गया था, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हर न्यूएंसेस जानता है, तो माय प्रायोरिटी इज टू टेक एन अप्रोप्रिएट कनेक्शन एज पर माय रिक्वायरमेंट फ्रॉम DHBBN. दिस इज माय प्रायोरिटी. आई हैव प्रायोरिटाइज्ड माय केस टू CGRF बिकॉज आई वांटेड सर्विसेज फर्स्ट, पैसा तो बाद में ले लेंगे। Yes. दूसरी बैटल मैं आपको बता देता हूं। मैं जो प्लान किए हूं, एक तो पहले तो ये कनेक्शन लेना है, जो कि अक्रॉस सेक्टर 75 to 89 करीब 35,000 कंज्यूमर्स को फ़ायदा देगा। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, खाली 35,000 फ्लैट ओनर्स को फ़ायदा नहीं देगा, जो ये कॉलोनीज बसी हुई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको भी तो फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्हीं के लिए बना हुआ है, प्लान तो सबका मिला के हुआ है, तो उनके लिए भी है ये। तो ये जो गाँव हैं वो, या जो बस्तियां बसी हुई हैं, उनको भी बिजली का फ़ायदा देगा, और उनको बगल से कनेक्शन मिल जाएगा पूरा का पूरा, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आई नो इट इज़ ए लॉन्ग बैटल, क्योंकि सरकार भी यदि काम शुरू करती है, चाहे पैसा मिले या नहीं मिले, आज भी शुरू काम करती है, तो मैं नहीं समझता कि 2.5-3 साल से पहले ये अप्रोप्रिएट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएगी। बट आप लोगों के माध्यम से मैं दबाव डालना चाहता हूँ सरकार, DHBBN के ऊपर भी, कम से कम इस काम को अब प्रायोरिटी में, जो चीज़ इनको 2006 में देनी थी वो आज तक हम डिप्राइव हुए हैं, सो दैट ये जल्दी काम कर ले, थोड़ा सा काम कर ले। हमारी प्रायोरिटी इस टाइम कनेक्शन है। आपने बताया कि सेक्टर 66 से 91 तक का जो इलाका है, इसको 2011 में इनिशिएट करना था, खत्म करना था। ये 1991 में आया था प्लान, ये प्लान 1991 में आया था। 20 साल का प्लान होता है, तो 2011 तक था। और डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे उस टाइम, SS ढिल्लो, एक कोर्ट केस में उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हमारे पास उस टाइम में 2012 की बात कर रहा हूँ, ये एफिडेविट फाइल किया था। आई कोट द डेट ऑल्सो, 7 फरवरी 2013।
7 फरवरी 2013 को एक एफिडेविट फाइल किया था कि हमारे पास 1500 करोड़ रुपए ईडीसी के आ चुके हैं, 1500 करोड़ हमें भी और लेने हैं, और हमने खर्च किए हैं 84 करोड़ रुपए। वो किस काम के लिए किए हुए हैं वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता जी किस काम के लिए किए हुए हैं। हमने काम जीरो से, बेसिक भी नहीं शुरू किया हुआ है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया हुआ है। तब हाई कोर्ट ने प्रेशर डाला था कि आप फटाफट टेंडरिंग करो इनकी, जब आपके पैसे आए हैं तो आप टेंडरिंग करो, तब जाके ये थोड़ी सड़कें जो आज अवेलेबल हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी नहीं है। और सड़कें भी आप देख लेंगे, यदि आप खुद देखेंगे जाके, सड़कें भी कैसी हैं कि रात को कोई हाई स्पीड पे मोटरसाइकिल वाला जाए तो मेरे ख्याल से चोट खाए बिना ना पहुंचे घर। और कोई सवाल नहीं, कोई बजरी और ये एनी क्वेश्चंस? Any more questions? I think Let us- बाकी मैंने मीडिया ब्रीफिंग आप सबको दे दी है। हाँ जी, भारत जी बोलिए। आधे घंटे एक सेकंड सर, 5 मिनट में ना सारा कुछ बता दें, ठीक है? 1-2 मिनट के लिए